हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है, जो कि साल के फुल गियर पे के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और गाइज सच में हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर काफी सारी बड़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, जिन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर मैं स्वर्ड स्ट्रिकलैंड जे लीथल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज ये मैच AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का मैच था, यानी कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में हम ब्रीफ में और डिटेल के अंदर हमारे अपडेट्स वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज फिर एक बार डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर स्वर्ड स्ट्रिकलैंड और जे लीथल ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर जे लीथल फुल गियर पे के बाद स्वर्ड की बैड कंडीशन का फायदा उठाकर इस मैच के अंदर स्वर्ड पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन स्वर्ड भी इस मैच के अंदर बने रहे और हमें इस मैच के अंदर कुछ शानदार मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन आखिरकार स्वर्ड ने किस तरीके से पेन के थ्रू फाइट कर जे लीथल पर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर जे लीथल को पिन कर स्वर्ड ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस स्वर्ड ने कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर पहला मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो फुल गियर पे के बाद स्वर्ड की एक और काफी शानदार विक्ट्री थी। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी और कात्सुयोरी शिबाटा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी कह रहे थे कि उनके पास एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट है। पर इससे पहले कि कैसिडी अनाउंसमेंट करते, यहाँ पर व्हीलर यूथा आ गए और ऑरेंज कैसिडी से बात करते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी ने काफी करेज दिखाया है और उन्हें जॉन मॉक्सली को हरा दिया है। सिर्फ मॉक्सली को हराने के लिए ऑरेंज कैसिडी को 7-8 सुपरमैन पंच और 3-4 बार अपना फिनिशर लगाना पड़ा है, जिससे ऑरेंज कैसिडी समझ सकते हैं कि मॉक्सली के सामने वो कितने टफ है। लेकिन जहाँ तक बात है कात्सुयोरी शिबाटा की, तो अब तक व्हीलर यूथा ये नहीं भूले कात्सुयोरी शिबाटा ने व्हीलर यूथा की प्योर चैंपियनशिप ले ली है। और माना कि इस वीक कात्सुयोरी शिबाटा का एक 6-मैन टैग टीम मैच है, पर शिबाटा को व्हीलर यूथा पर भी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि व्हीलर यूथा कभी भी इस प्योर चैंपियनशिप के लिए आ सकते हैं। जो बात यहाँ पर व्हीलर यूथा ने कही और यूथा यहाँ चले गए, जिससे कि इंटरव्यू टाइम खत्म हो चुका था और ऑरेंज कैसिडी के यहाँ पर अनाउंसमेंट पेंडिंग रही। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर सरप्राइजिंगली MJF और एडम कोल आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर इनके अंदर आकर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF ने फाइनली प्रूव कर दिया है कि AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप MJF को बिलोंग करती है। और पता नहीं MJF को ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन MJF ये कहने वाले हैं कि MJF AEW कंपनी के ग्रेटेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। लेकिन जहाँ तक बात है जे वाइट की, तो यहाँ पर जे वाइट को भी प्रेज करेंगे, क्योंकि जे वाइट ने भी दिखा दिया है कि जे वाइट वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स में से एक है। जो बातें MJF ने कही, लेकिन यहीं पर MJF ने आगे एडम कोल से भी कहा कि एडम कोल अपने कंडीशन के ऊपर कुछ बताए कि एडम कोल कब तक वापस आएंगे। जिस पर यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि देखा जाए तो एडम कोल की कंडीशन उतनी ठीक नहीं है जितना कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एडम कोल अब तक ठीक से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे हैं, तो रेसलिंग करने की काफी दूर की बात है। लेकिन एडम कोल ने देखा है कि MJF के अंदर AEW में काफी सारे थ्रेट्स मंडरा रहे हैं, जैसे कि हाल ही में समोआ जो को रिमैच मिलने वाला है, वार्डलो MJF पर लर्क कर रहे हैं और पता नहीं डेविल मास्क के पीछे कौन है। जो बात यहाँ पर एडम कोल कर ही रहे थे कि यहीं पर बात करते हुए MJF ने कहा कि एडम कोल को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MJF काफी जल्दी उसको पकड़ने वाले हैं, जिसने कि MJF का डेविल मास्क चुराया है। और MJF उसको ऐसी सजा देने वाले हैं कि उसे हेल भी हेवन लगने लगेगा। जो बात यहाँ पर MJF ने कही और MJF कैसे कहते ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर फीट कट हुई और हमें स्क्रीन पर डेविल मास्क पहना हुआ आदमी पहली बार हंसता हुआ दिखाई दिया। पर इसके बाद डायरेक्टली शो शुरू हुआ और हमने देखा कि यहाँ पर समोआ जो आ गए और यहाँ पर रिंग के अंदर आकर MJF से बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो पहले तो MJF को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि MJF ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। लेकिन देखा जाए तो ये चैंपियनशिप रिटेन करने के पहले समोआ जो और MJF ने उनकी टैग टीम चैंपियनशिप सिक्योर की थी, जिसका मतलब कि अब समोआ जो को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलना चाहिए, क्योंकि MJF ने उन्हें वादा किया था। और MJF का इस पर क्या कहना है, जो बात यहाँ पर समोआ जो ने कही, जिस पर MJF ने सरप्राइजिंगली समोआ जो को F ऑफ कह दिया, जो देखकर समोआ जो काफी गुस्सा हुए और समोआ जो MJF पर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन एडम कोल ने समोआ जो को रोका और समोआ जो से कहा कि समोआ जो 1 मिनट के लिए MJF और एडम कोल को बात करने दे। जिसके बाद यहाँ पर MJF से बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि MJF को समझने की जरूरत है कि MJF अब वैसी इंसान नहीं है जैसे कि MJF पहले थे, क्योंकि एडम कोल के दोस्त बनने के बाद से MJF काफी चेंज हो चुके हैं। और ये लोग MJF को सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि MJF सिर्फ एक काफी अच्छे रेसलर है, बल्कि MJF को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि MJF अपने वादे रखते हैं। इसलिए एडम कोल का मानना है कि MJF को समोआ जो को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देना चाहिए, क्योंकि समोआ जो ये मैच डिजर्व करते हैं। और एडम कोल के ऐसे कहने के बाद यहाँ पर सरप्राइजिंगली MJF ने कहा
कि एमजेफ समोआ जो को मैच देने के लिए तैयार है, और वो भी आज रात शिकागो के अंदर ही, क्योंकि समोआ जो पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लेजेंड नहीं होंगे जिन्हें कि एमजेफ ने शिकागो के अंदर हराया है। जो बातें कहकर हम यहाँ पर समझ सकते थे कि एमजेफ यहाँ पर सीएम पंक पर शॉट्स ले रहे थे, पर बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो आज रात अपना मैच नहीं चाहते, क्योंकि समोआ जो को पता है कि फुल ईयर पे पर व्यू के बाद एमजेफ अब 100% नहीं है, और अगर समोआ जो ऐसे में एमजेफ को हराएंगे तो फिर एमजेफ ऑनलाइन जाकर ये रोएंगे कि एमजेफ 100% नहीं थे इसलिए एमजेफ मैच हारे। इसलिए समोआ जो जब एमजेफ 100% होंगे तब एमजेफ से उनका मैच लेंगे, पर जब तक एमजेफ 100% नहीं होते तब तक एमजेफ को सिक्योर करने की और उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी समोआ जो पर, और समोआ जो एमजेफ पर किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं आने देंगे, क्योंकि समोआ जो को एमजेफ 100% चाहिए। जो बातें कहकर यहाँ पर समोआ जो यहाँ चले गए, यानी कि हम समझ सकते थे कि समोआ जो चाहते हैं कि एमजेफ 100% हो, और एमजेफ के 100% ठीक होने तक अगर उनके रास्ते में कोई खतरा आता है तो समोआ जो एमजेफ की मदद करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन के अंदर जाती है, क्योंकि एमजेफ ठीक होने तक समोआ जो एमजेफ के बॉडीगार्ड बनने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी अपने मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहां पर उनका एक 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला था। पर इस मैच से पहले यहाँ पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने काफी बड़ी चीज अनाउंस की कि वो वापस आने वाला है, और गाइस हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि डैना हाउसन थे। पर डैना हाउसन के इंटरनेट चलने के दौरान ही इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर यहाँ पर 2.0 और जेक हेगर ने हुक पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते इस मैच की शुरुआत से ही हील टीम के पास काफी बड़ा एडवांटेज बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर कुछ शानदार मूव्स भी देखने को मिले, और जब पहली बार कैट्सुरी शिबाटा और जेक हेगर एक दूसरे के आमने सामने आए तो वो सीन भी देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। लेकिन ऐसे में ही हमें इस मैच के अंदर काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, और फाइनली इस मैच के आखिर में जेक हेगर और 2.0 कैट्सुरी शिबाटा पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन डैना हाउसन एप्रन पर खड़े हो गए, जिनके हाथ में जेक हेगर की हैट थी, जो देखकर जेक हेगर डिस्ट्रैक्ट हुए और डैना हाउसन के पीछे गए। पर डैना हाउसन ने जेक हेगर को कर्स कर दिया, और एज ए रिजल्ट ऑरेंज कैसिडी ने जेक हेगर पर अटैक कर दिया, और इनके अंदर कैट्सुरी शिबाटा और हुक ने मिलकर 2.0 पर अपना अपना फिनिशर लगा दिया, और यहाँ पर सबमिशन के सहारे ऑरेंज कैसिडी और उनकी टीम ने यह मैच जीत लिया है। तो डायनामाइट शो पर एक काफी एंटरटेनिंग मैच रहा है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में एडम कोल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, और यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल कह रहे थे कि एडम कोल सच में काफी ग्रेटफुल है कि उन्हें एमजेफ जैसा दोस्त मिला है। पर एडम आगे कुछ कहते इससे पहले यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए, और एडम कोल से बात करते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कहा कि एडम कोल वापस आ चुके हैं, लेकिन एडम कोल अब तक रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को मिलने के लिए क्यों नहीं आए, और कि एडम कोल अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल फाइनली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को बताना चाहते हैं कि एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और अब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल के लिए कुछ नहीं लगते। और एक कहकर गुस्से में एडम कोल यहाँ चले गए, जो देखकर हम समझ पा रहे थे कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काफी गुस्सा थे। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब जब इनकी दोस्ती टूट चुकी है तो इनके बीच में आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज, लुचासोरस और निक वेन आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज कह रहे थे कि क्रिश्चियन केज सबसे पहले सब लोगों का भ्रम दूर करना चाहते हैं कि क्रिश्चियन केज फुल ईयर पे पर व्यू के अंदर अपना मैच हारे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन केज फुल ईयर पे पर व्यू पर अपना मैच नहीं हारे, और ना ही निक वेन अपना मैच हारे हैं। फुल ईयर पे पर व्यू पर अगर कोई मैच हारा है तो लुचासोरस है, और क्रिश्चियन केज को लगता है कि इस नाम के अंदर थोड़ी फार प्रॉब्लम है, और लुचासोरस को अपने आप को काफी अच्छी तरीके से कैरी करने के लिए मुश्किल साबित हो रही है। इसीलिए क्रिश्चियन केज लुचासोरस का नामकरण करने वाले हैं, जिसके लिए क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस को उनकी नीज के ऊपर बैठने के लिए कहा, और हिचकिचाते हुए लुचासोरस अपने नीज पर बैठ भी गए। और यहाँ पर लुचासोरस से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि लुचासोरस नाम एक लूजर का नाम है, इसलिए क्रिश्चियन केज लुचासोरस का नाम बदलकर उनका नाम किलस्विच रखने वाले हैं, क्योंकि लुचासोरस एक फिनिशर की तरह काम आते हैं, और क्रिश्चियन केज की फिनिशर का नाम भी किलस्विच ही है। जो कहकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस का नाम किलस्विच रख दिया। और यहीं पर बात करते हुए जब क्रिश्चियन केज ने निक वेन को कॉल आउट किया तो निक वेन बिना हिचकिचाए हुए डायरेक्टली अपनी नीज के ऊपर बैठ गए। पर निक वेन से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि निक वेन को उनके घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, निक वेन खड़े हो सकते हैं, क्योंकि निक वेन एक काफी बढ़िया रेसलर है, और निक वेन के अंदर क्रिश्चियन केज को अपने बेटे की झलक दिखाई देते हैं। जो बातें क्रिश्चियन केज कह रहे थे, लेकिन हम देख पा रहे थे कि शायद यहाँ पर निक वेन को काफी हंसी आ रही थी, और वो यहाँ पर कैरेक्टर ब्रेक कर रहे थे, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि निक वेन को अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर यहाँ पर अपने कैरेक्टर के अंदर रहकर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि निक वेन एक काफी अच्छे बेटे हैं, इसीलिए क्रिश्चियन केज निक वेन का नाम बदल कर रखने वाले हैं द प्रोटोजी निक वेन। और एक कहकर क्रिश्चियन केज और निक वेन एक दूसरे के गले मिले, जो एक काफी अनरियल मोमेंट थी। लेकिन इतने में यहाँ पर निक वेन की मदर आ गई, और जैसे ही निक वेन की मदर रिंग के अंदर आए वैसे यहाँ पर निक वेन की मदर से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि उनका यहाँ पर आने का कोई भी रीजन नहीं बनता, क्योंकि अब निक वेन उनके बेटे नहीं बल्कि क्रिश्चियन केज के बेटे हैं। और अगर निक वेन के मॉम को इतनी अकल होती तो आज निक वेन डेफिनेटली उनके और क्रिश्चियन केज के बेटे होते। पर पास चीजें हो चुकी है, और अब क्रिश्चियन केज चाहते हैं कि निक वेन की मॉम रिंग छोड़कर बाहर चली जाए, नहीं तो उनके लिए काफी अच्छा नहीं होगा। जो बातें क्रिश्चियन केज कह रहे थे, और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर निक वेन बिल्कुल खड़े रहकर बिना किसी रिएक्शन के सब बातें सुन रहे थे। पर लुचासोरस यहाँ पर निक वेन की मदर और क्रिश्चियन केज के बीच में आ गए, जो देखकर पूरा क्राउड यहाँ पर लुचासोरस के लिए काफी चीयर कर रहा था। पर क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस से बात करते हुए कहा कि किल स्विच को उनके रास्ते से दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके लिए काफी अच्छा नहीं होगा।
पर ऐसा कहने के बाद भी लुचासोरस यहाँ पर नहीं हट रहे थे, जो देखकर क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर लुचासोरस पर एक स्लैब भी लगाई और लुचासोरस को धक्का दे दिया और वो जाकर सीधा निक वेन की मॉम पर टकरा गए और निक वेन की मॉम यहाँ पर गिर गई, जो देखकर निक वेन तो काफी सरप्राइज थे और निक वेन डायरेक्टली रिंग के नीचे स्टील चेयर लाने के लिए गए और लग रहा था कि अब शायद निक वेन क्रिश्चियन केज पर टर्न कर सकते हैं, पर सरप्राइजिंगली निक वेन ने स्टील चेयर क्रिश्चियन केज को ही दे दी और यहाँ पर क्रिश्चियन केज स्टील चेयर रखकर निक वेन की मॉम पर कैंचेंटो मारने के लिए गए, पर क्रिश्चियन केज रुक गए और क्रिश्चियन केज चाहते थे कि लुचासोरस यानी कि किल स्विच करे और सरप्राइजिंगली यहाँ पर निक वेन ये सब चीजें होते हुए देख रहे थे, जहाँ पर क्रिश्चियन केज लुचासोरस को निक वेन की मॉम पर अटैक करने के लिए फोर्स कर रहे थे और यहाँ पर लुचासोरस ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए जा ही रहे थे। कितने में यहाँ पर एडम कोपलर यानी कि एज आ गए और एज ने यहाँ पर आकर डायरेक्टली निक वेन पर एक स्पीयर लगा दी और लुचासोरस पर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और क्रिश्चियन केज को अकेले रिंग के अंदर पकड़ लिया। पर इससे पहले कि एज क्रिश्चियन केज पर अटैक करते, यहाँ पर लुचासोरस ने क्रिश्चियन केज को बचा लिया, लेकिन रिंग के अंदर एज काफी गुस्सा थे और उन्होंने निक वेन पर एक स्पीयर लगा दी, जो देखकर क्रिश्चियन केज काफी रो रहे थे और कह रहे थे कि उनके बेटे हैं और एज को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर निक वेन की मदर भी एज को कह रही थी कि एज निक वेन पर अटैक ना करे, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एज ने निक वेन पर ही कैंचेंटो लगा दिया, जो देखकर यहाँ पर लुचासोरस और क्रिश्चियन केज तो काफी फ्यूरियस थे, पर निक वेन की मदर उनके लिए काफी केयर कर रही थी और यहाँ पर एज ने रिंग के अंदर स्टैंड ऑल किया था और ऐसे ही सेगमेंट खत्म हुआ, जो सेगमेंट सच में मुझे काफी जबरदस्त सेगमेंट लगा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैक स्टेज में एना जे का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, पर इस इंटरव्यू के अंदर 2.0 जे के घरी बातें करने लगे और वो यहाँ पर कह रहे थे कि उनका मैच हारने का कोई चांस नहीं बनता था, पर डायना हाउसन के चलते वो अपना मैच हार गए हैं और ये बातें कहते हुए वो यहाँ पर काफी आर्ग्यू कर रहे थे। लेकिन एना जे ने कहा कि अब आगे एना जे का मैच होने वाला है और एना जे नहीं चाहती कि यहाँ पर इन सब के बीच में डिफरेंसेस हो और ये सब एना जे को उनका मैच जीतने के लिए मदद करे, जो बात यहाँ पर एना जे कह रही थी। कितने में यहाँ पर एंजेलो पार्कर को रूबी सोहो का कॉल आया और जब एना जे ने एंजेलो पार्कर से पूछा कि क्या ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जिस पर बात करते हुए एंजेलो पार्कर ने कहा कि फैमिली से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता और कहकर ये सब लोग यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी शो पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के मैच के अंदर जे वाइट हमें रूस को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइस सच में ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर पहली बार रूस और जे वाइट एक दूसरे के आमने सामने आए और यहाँ पर पूरे के पूरे मैच के अंदर शुरुआत में रूस ने जे वाइट पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और लग रहा था कि एक तरीके से फुल गियर पे-पर-व्यू पर अपना मैच हारने के बाद जे वाइट यहाँ पर अपना करेज खो चुके हैं और वो यहाँ पर काफी मार खा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे जे वाइट ने रूस के हाथों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और जे वाइट यहाँ पर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रहे थे, जिस बीच हमें इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। पर यहीं पर जब आखिर में रूस जे वाइट पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तब जे वाइट ने रूस को अपने फिनिशर के लिए पकड़ लिया, पर रूस ने इस रिवर्स करके जे वाइट को धक्का दे दिया और जे वाइट रेफरी पर जा रहे थे, जो देखकर रेफरी तो डर गया था। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जे वाइट ने यहाँ पर रूस पर एक लो ब्लो लगा दिया और रूस पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगाकर रूस को पिन कर जे वाइट ने मैच जीत लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी जे वाइट के साथ क्या होता है। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि फुल गियर पे-पर-व्यू की मीडिया स्क्रम के बाद जब जेरिको अरेना छोड़कर जा रहे थे, तब लेक्सी यहाँ पर जेरिको का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, क्योंकि अब जेरिको और केनी ओमेगा AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने थे। पर इसी इंटरव्यू के बीच बिग बिल और रिकी स्टार्स ने यहाँ पर आकर जेरिको पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया था और इन दोनों ने जेरिको के हाथ पर एक काफी बड़ा बॉक्स भी फेंक मारा था। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी जेरिको की हालत कैसी होती है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर आरजे सिटी और रेने पिकेट AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप एज अ अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए आरजे सिटी ने रिवील किया कि AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप और किसी और को नहीं बल्कि टाइमलेस टोनी स्टॉर्म को जाता है। जो सुनने के बाद क्राउड के अंदर से टोनी स्टॉर्म यहाँ पर रैंप पर आ गए और यहाँ पर मरिया ने टोनी स्टॉर्म को उनकी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप दे दी और यहाँ पर एक तरीके से टोनी स्टॉर्म AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एज अ अवार्ड जीतने के बाद अपना एक स्पीच दे रही थी, जिस स्पीच के अंदर टोनी स्टॉर्म ने सब लोगों को थैंक यू कहा और कहा कि जो कोई लड़कियां टोनी स्टॉर्म को आइडल मानकर उनकी तरह बनना चाहती है, वो टोनी स्टॉर्म कभी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि टोनी स्टॉर्म एक जनरेशनल टैलेंट है। जो बातें टोनी स्टॉर्म कह ही रही थी, कितनी भी सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्काई ब्लू आ गए, जिन्होंने टोनी स्टॉर्म को यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया, क्योंकि अब डायनामाइट शो पर स्काई ब्लू का ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला था और ये देखकर टोनी स्टॉर्म भी काफी सरप्राइज थी। तो देखना पड़ेगा कि अब इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर स्काई ब्लू, रूबिसो और एना जे के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला और गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर ये मैच 3 पार्टिसिपेंट्स के बीच में होने की वजह से हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी शानदार मूव्स देखने को मिल रहे थे और इस मैच के अंदर काफी बढ़िया स्पॉट्स की तो कमी ही नहीं थी। पर हम यहाँ पर देख रहे थे कि इस बार भी रूबिसो की इस मैच के अंदर एंजेलो पार्कर रिंग साइड पर खड़े होने की वजह से रूबिसो काफी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, जिसके चलते वो इस मैच के अंदर काफी कम कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी। जिस स्टोरी के साथ ये मैच काफी अच्छा मैच चला और हमें इस मैच के अंदर कुछ शानदार मूव्स भी देखने को मिले। पर जैसे ही इस मैच का एंड आया वैसे ही हमने देखा कि रूबिसो को एप्रन
पर रखकर स्काई ब्लू ने रूबी सोहो पर अटैक कर दिया और डायरेक्टली जाकर एंजेलो पार्कर की गोद में बैठ गई, जो देखकर यहाँ पर सरया और मैट मनार्ड काफी गुस्सा हो रहे थे और ये दोनों यहाँ पर एंजेलो पार्कर और रूबी सोहो पर चिल्ला भी रहे थे। लेकिन इतने में रिंग के अंदर स्काई ब्लू ने एनजे पर अपना फिनिशर लगा दिया और स्काई ब्लू ने उन्हें पिन कर दिया और जब तक रूबी सोहो पिन तोड़ने के लिए आई तब तक स्काई ब्लू ये मैच जीत चुकी थी। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्काई ब्लू के साथ क्या होता है और एनजे का एंजेलो पार्कर पर गुस्सा फूटता है या नहीं, क्योंकि एंजेलो पार्कर की वजह से एनजे भी काफी मैचेस हार रही है और सरया और रूबी सोहो के बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेन पिकेट बैकस्टेज में वार्डलो का इंटरव्यू लेने के लिए आती हुई दिखाई दी और रेन पिकेट ने वार्डलो से पूछा कि वार्डलो कह रहे हैं कि वो एमजेएफ के पीछे जाने वाले हैं, लेकिन वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। जहां पर बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि वार्डलो सिर्फ सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं जब एमजेएफ काफी वीक हो और तब तक वार्डलो एमजेएफ पर अटैक नहीं करने वाले। जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही पर ही पर एआर फॉक्स आ गए और वार्डलो से बात करते हुए एआर फॉक्स ने कहा कि वार्डलो ये सब बातें कहना छोड़ दे, क्योंकि सबको पता है कि वार्डलो एमजेएफ पर अटैक करने के लिए इनकेपेबल है। जो सुनकर वार्डलो ने यहाँ पर गुस्से में एआर फॉक्स पर अटैक कर दिया और वार्डलो यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे वार्डलो के साथ क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के मैच के अंदर जॉन मॉक्सली मार्क ब्रिस्को को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस पहली बार जॉन मॉक्सली और मार्क ब्रिस्को के बीच में हुआ ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर मार्क ब्रिस्को और जॉन मॉक्सली एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन इसी मैच के बीच में एक टाइम के लिए मॉक्सली ने मार्क ब्रिस्को का चेहरा स्टील स्टेप्स पर फेंक मारा, जिसके चलते मार्क ब्रिस्को के सिर से काफी खून निकल रहा था। लेकिन फिर भी मार्क ब्रिस्को इस मैच के अंदर बने रहे और वो मॉक्सली पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और एक टाइम के लिए मार्क ब्रिस्को टॉप रोप से मॉक्सली पर अटैक करने के लिए गए, पर मॉक्सली ने इसे अपने फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर फिर भी मार्क ब्रिस्को यहाँ पर किक आउट कर पाए, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड मार्क ब्रिस्को के लिए काफी चीयर कर रहा था। लेकिन इसी बीच मार्क ब्रिस्को ने मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी मॉक्सली इस मैच के अंदर बने रहे, जो देखकर यहाँ पर मार्क ब्रिस्को आखिरकार जे ब्रिस्को को ट्रिब्यूट देते हुए मॉक्सली पर उनका फिनिशर लगाने के लिए गए, जिसे मॉक्सली ने फिर एक बार कन्वर्ट कर रॉलेंस को ट्रिब्यूट देते हुए मार्क ब्रिस्को पर एक स्टॉम्प लगा दिया और फाइनली मार्क ब्रिस्को पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाकर यहाँ पर उन्हें पिन कर मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। जिसके बाद मॉक्सली और मार्क ब्रिस्को इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दिखाई और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफर गया, जहां पर मॉक्सली ने भी अपना कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का मैच जीत लिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में मुझे इस वीक का डायनामाइट शो काफी पसंद आया है और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?